जोहार दोस्तों, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं स्टडी फॉर गोल्स में। दोस्तों, मैंने पिछले 3 क्लासों में यह बताने का प्रयास किया हूं कि भारत में यूरोपीय देशों का आगमन किस तरीके से हुआ, कौन पहले आए, कौन बाद में आए और उनका क्या इफेक्ट रहा पूरा भारत के व्यापार के क्षेत्र में। और फिर मैंने यह बताने का प्रयास किया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि इंग्लैंड की कंपनी थी, 1600 ईस्वी में आई थी, उन्होंने किस तरीके से सभी कंपनियों को, अन्य कंपनियों को दबा दिया और खुद अपना व्यापार के क्षेत्र में सबसे आगे निकल गए। आगे एक बहुत महत्वपूर्ण घटना घटती है दोस्तों। प्लासी का युद्ध होता है 1757 ईस्वी में। इस युद्ध के जरिए हम यह कह सकते हैं कि ब्रिटिश राजनीतिक सत्ता का आरंभ भारत में हो जाता है और पूरा बंगाल में इसको सबसे पहले व्यापार करने का अधिकार मिल जाता है। और फिर ये क्या करते हैं, दक्षिण भारत में फ्रांसीसियों को जो हराता है कर्नाटक के युद्धों में, है ना, उससे इनको काफ़ी ज़्यादा ताकत मिलती है और यह जो है प्लासी की लड़ाई में भी यह काम आता है। तो चलिए शुरू करते हैं प्लासी का युद्ध 1757। जैसा कि मैं आप लोगों के लिए जेपीएससी की सिलेबस आधारित प्रश्नों को हल करने की कोशिश कर रहा हूं, तो उसी बेस पे मैं ये क्वेश्चन आप लोगों के सामने रख रहा हूं कि इस टॉपिक से, प्लासी की लड़ाई से क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है वो तो ये बन सकता है कि अंग्रेजों को भारत में अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए किन 2 प्रमुख युद्धों का सामना करना पड़ा, विवेचना कीजिए। तो दोस्तों, आपका ये जो 2 प्रमुख युद्ध है वो तो पहला हो गया प्लासी की लड़ाई, जो कि 1757 में हुई थी, और दूसरा लड़ाई जो है आपको 1764 ईस्वी में मिलेगा, जो इसी के आगे का भाग है। वो 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था दोस्तों। तो इन्हीं दोनों युद्धों के बारे में आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। तो आंसर राइटिंग किस तरीके से करेंगे दोस्तों। फिर अगर इसमें दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखें तो इसमें हम देख सकते हैं कि लिखा हुआ कि भारत के इतिहास में प्लासी के युद्ध का महत्व का व्याख्या करें। उसका क्या महत्व रहा हमारे देश में। अगर हम लोग इसको ध्यान से पढ़ेंगे तब हमें पता चलेगा कि हमें सबसे पहले आंसर राइटिंग करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका पृष्ठभूमि लिखना पड़ेगा कि आखिर यह युद्ध जो स्टार्ट होता है वो कहाँ से पनपता है, इसकी मुख्य कारण क्या होते हैं, ठीक है, उनको लिखना होगा। फिर बीच में युद्ध के बारे में लिखना होगा, आखिर युद्ध कहाँ पर हुआ, कैसे हुआ और कौन जीता। फिर हमें क्या करना पड़ेगा, हमें बाद में उसको उस युद्ध के बाद, है ना, की स्थिति के बारे में लिखना होगा। फिर फाइनल हमें कंक्लूजन देना पड़ेगा कि आखिर यह युद्ध जो है भारत में अंग्रेजों का सत्ता को स्थापित करने में मदद करती है। तो चलिए देखते हैं, हम लोग समझते हैं और इस लड़ाई को पूरा समझने का कोशिश करते हैं, ठीक है। अगर आप मेरा मैंने जो पिछले वीडियोस, पिछले क्लास मैंने जो लिया है, अगर उसको आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ सबसे पहले उसको जाके देखिए, तभी आपको इसका कहानी समझ में आएगा दोस्तों, ठीक है। तो चलिए मैं इस क्लास को शुरू करता हूं और कोशिश करता हूं कि आपको बहुत अच्छे से प्लासी की लड़ाई समझ में आएगी। सबसे पहले दोस्तों इस लड़ाई का पृष्ठभूमि को समझ लेते हैं। पृष्ठभूमि किस तरीके से तैयार हुआ इस युद्ध के लिए, आपको इसको जानने के लिए आप चले जाइए, है ना, 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में। तो 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हम लोग देखते हैं कि औरंगजेब का शासन का अंत होना शुरू हो गया था। उनकी मृत्यु 1707 ईस्वी में हो जाती है और उनका इफेक्ट जो है भारत के अलग अलग भागों में, जैसे दक्षिण भारत में कम हो गया, बंगाल के क्षेत्र में कम हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर क्या होता है, हैदराबाद हो गया, कर्नाटक हो गया, ठीक है, और यहाँ पर बंगाल के जितने सारे नवाब हैं वो हो गए।
जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी में हो जाती है, ये लोग जो है अपने आप को स्वतंत्र घोषित करना शुरू कर देता है। अब ऐसा क्यों हो जाता है कि ये लोग अपने आप को स्वतंत्र घोषित करना शुरू कर देता है? तो इसको समझने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या देखेंगे कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद कौन कौन शासक हुए थे। तो इनमें दोस्तों आप देखेंगे कि सबसे पहले बहादुर शाह बने। बहादुर शाह औरंगजेब की मृत्यु के बाद बहादुर शाह शासक बनते हैं। उसके बाद जहांदर शाह बनते हैं, फर्रुख शेर बनते हैं, मोहम्मद शाह बनते हैं, अहमद शाह बनते हैं, आलमगीर दूत, शाह आलम दूत, अकबर दूत और बहादुर शाह जफर। तो दोस्तों आपने इतना हिस्ट्री पढ़ा होगा तो उसमें आप देखे होंगे कि इनमें से कोई भी ऐसा नाम नहीं है जो महान हुआ हो। सभी लोग गए गुजरे हुए थे। किसी का भी नियंत्रण अपने साम्राज्य में नहीं था। ठीक है। और आगे जाके आप देखेंगे कि फर्रुख शेर एक ऐसे व्यक्ति हुए जिन्होंने व्यापारी जो थे, हमारे देश में व्यापार करने के लिए जो आए थे, उन अंग्रेजों को इन्होंने एक शाही फरमान दे दिया था। उस शाही फरमान का भी बहुत बड़ा इफेक्ट था और सबसे बड़ा इफेक्ट तो वही शाही फरमान का था। आगे जाके देखेंगे। तो मैं बताने का ये कोशिश कर रहा हूँ कि ये सारे बंदे जो थे वो ऐसे बंदे थे, ऐसे सम्राट थे जिनका अपना व्यापारिक क्षेत्र में नियंत्रण बिल्कुल नहीं था, अपने साम्राज्य में नियंत्रण नहीं था। जो चाहते थे, जैसा चाहते थे वैसा करता था। फिर आगे क्या होता है, अब ये मैंने उत्तर मुगल कालीन सम्राट के बारे में बताया। यह चीज़ देखने के बाद आपको पता चलेगा कि आखिर इस पीरियड में हो क्या रहा था कि 1757 जाते जाते है ना अंग्रेज़ों को भारत का सत्ता हाथ लगने लगी। तो मैं ये यहाँ पर ये बताने का प्रयास कर रहा था कि इन लोगों का जो है अपने दक्षिण भारत में, बंगाल के क्षेत्र में, हैदराबाद में, कर्नाटक में कहीं पर भी नियंत्रण नहीं रहा। आगे देखते हैं क्या मैंने लिखा है। बस इसका देखिए, जब आंसर आप लिखेंगे तो इन सभी पॉइंटों को लिखना जरूरी नहीं है। मैं बस आपको एक नज़रिया दिया, एक दृष्टिकोण दिया कि ये सभी राजा हुए थे, तो आप वहाँ पर लिखेंगे कि उत्तर मुगल कालीन सम्राट में है ना कोई भी ऐसे शासक नहीं हुए जिन्होंने पूरे भारत में नियंत्रण करने की क्षमता थी। उसमें आप ये सभी नाम लिख देंगे। बहादुर शाह और फर्रुख शेर का नाम तो लिखेंगे ही लिखेंगे, क्योंकि इन्होंने फरमान जो जारी किया था वो तत्कालिक कारणों में से एक था। फिर मोहम्मद शाह वो रंगीला शासक। ठीक, तो कुछ आप इन पॉइंटों को लिख देंगे। फिर आगे आप क्या लिखेंगे, आगे आप लिखेंगे कि आखिर जो स्वतंत्र घोषित करने लगे, जिन राजाओं ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर रहे थे, वो राजा कहाँ कहाँ पर थे। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो था वो देखिए, अवध का शहादत खां, हैदराबाद का चिंगलीज खां, यही निजाम उल मुल्क यही थे दोस्तों, है ना। चिंगलीज खां ही थे, है ना, जो काफ़ी शक्तिशाली थे और पूरे दक्षिण भारत में अपना एक वर्चस्व बना के रखा था। और सबसे इम्पोर्टेंट जो प्लासी की लड़ाई में हमें लिखना है वो है बंगाल का जो नवाब था वो थे मुर्शिद कुली खां। उस टाइम मुर्शिद कुली खां वो भी क्या करते हैं, अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर देते हैं। किसके मृत्यु के बाद? औरंगजेब की मृत्यु के बाद। अगर आप भरतपुर और कर्नाटक नहीं लिखेंगे तब भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। ऐसा होता है दोस्तों कि बंगाल में जो है ना सबसे लास्ट शासक मुर्शिद कुली खां ही थे, जिनका नियुक्ति जो है मुगल शासक करते हैं। इन्होंने क्या क्या काम किया, इन्होंने राजधानी जो है ढाका से मकसूदाबाद यानी मुर्शिदाबाद स्थानांतरित कर दिया। ऐसा क्यों किया? देखिए, बंगाल का क्षेत्र जो है वो बांग्लादेश, आज का ढाका जो है बांग्लादेश में है। तो बांग्लादेश के इलाके में जो है ना काफ़ी बाढ़ आया करता था। और फिर क्या था, वहाँ पर बहुत सारे व्यापारिक देश जो है आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे। तो उन सब से बचने के लिए ये जो है ना एक साफ़ सुथरा जगह अपना राजधानी बनाया, और उस टाइम का मकसूदाबाद आज का मुर्शिदाबाद है।
ठीक है, अपने ही नाम पे मुर्शिद कुली खां अपने ही नाम पे इस जगह का नाम रखा है। ठीक है, इन्होंने और क्या क्या काम किया? इन्होंने दो और काम किए दोस्तों। एक तो इजरा सिस्टम, इजरा व्यवस्था लाया। इजरा है ना, आपसे क्वेश्चन में ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि बंगाल में इजरा व्यवस्था किसने लाया था, तो मुर्शिद कुली खान ने लाया था। इन्होंने कृषकों को ऋण देना भी शुरू किया, ऋण देना भी शुरू किया ताकि वो बहुत अच्छे तरीके से कृषि कर सके। बंगाल के क्षेत्र में आज भी दोस्तों बहुत अच्छी कृषि होती है और पहले भी होती थी, क्योंकि यहाँ की उपजाऊ भूमि है ना, डेल्टाई क्षेत्र है, तो कृषि तो होगा ही होगा। अच्छा, अब एक नज़र हम लोग क्या करते हैं, बंगाल के नवाब पे भी डाल लेते हैं दोस्तों। बंगाल के नवाब पे भी एक नज़र डाल लेते हैं ताकि हमें पूरा पूरा कहानी देखने में समझने में आसान लगे। तो देखिए यहाँ पर दो तीन नाम आप बहुत इम्पोर्टेंट है उसको नोट कर लेंगे। एक तो पहला है मुर्शिद कुली खां। ये मुर्शिद कुली खां बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी के डेट में देखिए इनका जो कार्यकाल था वो 1713 से लेकर 1727 तक था। 1717 जो है इसी के समय में आता है। फिर कौन हुए, फिर उनका जो दामाद था शुजाउद्दीन वो बन गए नवाब। फिर सरफराज खां आए। उसके बाद फिर एक जो बिहार के नवाब होते हैं है ना, बिहार के सरदार होते हैं, जमींदार होते हैं, वो क्या करते हैं ना, सरफराज खां को हरा देते हैं और खुद को राजा घोषित करते हैं, खुद को बंगाल का नवाब घोषित करते हैं। वो थे अलवर्दी खां। उसके बाद जो है अलवर्दी खां के बाद एक प्रमुख शासक होता है जो युवा रहता है और पागल टाइप का शासक होता है, यानी कि उसको गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है। ठीक है, पागल नहीं रहता है, बहुत समझदार भी होता है ये, है ना। ये राजा देखिए ये होते हैं, इनका नाम होता है सिराजुद्दौला। ये सिराजुद्दौला कौन होते हैं ये भी कहानी मैं बताऊंगा। एक्चुअल में क्या होता है, अलीवर्दी खां जो है इनका कोई भी बेटा नहीं होता, इनकी 3 बेटियां होती है। उनमें से सबसे बड़ी बेटी का जो बेटा होता है वही होता है सिराजुद्दौला और उसी को गद्दी पे बैठाया जाता है। ठीक है, इनका कार्यकाल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कार्यकाल को आप ध्यान रखेंगे। 1756 से लेकर 1757 मतलब 2 ही साल ये राज करते हैं। उसके बाद तो प्लासी की लड़ाई हो जाती है, उसके बाद वो हार जाते हैं और मारा जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इनके बाद जो षड्यंत्रकारी जो होते हैं ना, सिराजुद्दौला का सेनापति वही यहाँ का नवाब बनाए जाते हैं औरंगजेब के द्वारा, अंग्रेज़ों के द्वारा मीर जाफ़र को। फिर मीर जाफ़र को जो है ना, इसके बाद जो है सारी कहानी समझ में आ जाती है कि अंग्रेज़ों को जिता के अंग्रेज़ों के साथ देकर हम लोगों ने अच्छा नहीं किया। फिर ये अंग्रेज़ों के विरुद्ध में हो जाते हैं। तो फिर अंग्रेज़ लोग क्या करते हैं ना, मीर कासिम को अपना नवाब घोषित करता है और मीर जाफ़र को वहाँ से भगा देता है। फिर बाद में क्या होता है, मीर जाफ़र फिर से आता है। ठीक है, ये सब कहानी हम लोग देखेंगे एक एक करके। आखिर ये 1757 तक और 1764 तक कहानी किस तरीके से धीरे धीरे बढ़ती गई और बंगाल में अंग्रेज़ों का वर्चस्व होना शुरू हो गया। चलिए देखते हैं कि तात्कालिक कारणों में से क्या था। तात्कालिक कारण मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ कि ऐसा क्या क्या हुआ है ना, धीरे धीरे क्या क्या हुआ 1700 से लेके 1757 ईस्वी तक, जो प्लासी की लड़ाई का जो पृष्ठभूमि है उसको लिखते चला गया। तो सबसे पहले तो मैंने बताया ना कि 1717 में फर्रुखसियर जो थे उन्होंने अंग्रेज़ों के कहने पर और अंग्रेज़ों के मनाने पर, ठीक है ना, देखिए अंग्रेज़ लोग क्या करता था ना, मुग़ल दरबार में जाके बैठ जाते थे, उनकी सेवा सत्कार करते थे, है ना, उनका गुणगान करते थे। तो उनसे क्या होता था, और ये सारे लोग तो ऐसे शासक थे जिनको कुछ समझ में नहीं आता था। तो इन्होंने क्या किया, फर्रुखसियर ने 1717 में शाही फरमान जारी करवा दिया। एक शाही फरमान जारी करवा दिया। अब इस शाही फरमान में ऐसा क्या था जिसकी वजह से अंग्रेज़ों ने पूरे क्षेत्र में राज करना शुरू कर दिया। देखते हैं पॉइंट्स, इन सभी पॉइंट्स को फिर हमें लिखना पड़ेगा कि शाही फरमान में आखिर क्या क्या था। तो शाही फरमान का विशेषता क्या था ये हम देखेंगे। सबसे पहला इसमें लिखी गई थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी को
बिना कर चुकाए बंगाल से आयात निर्यात की आज़ादी मिली थी। यानी कि कुछ भी आयात करे या फिर कुछ भी निर्यात करे, ईस्ट इंडिया कंपनी को किसी भी प्रकार का चुंगी या कर देना जरूरी नहीं है। फिर क्या हुआ कि मालों का आवाजाही, मतलब आप समझ सकते हैं एक्साइज टैक्स होता है ना, जैसे एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में माल को ले जाना है तो फिर आपको टैक्स देना पड़ता है, वही चीज़ है ना। तो आप किस तरीके से उस माल को एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में लेके जाएंगे, उसके लिए कुछ रूल रेगुलेशन होता है, उस चीज़ को भी बनाने का अधिकार जो है अंग्रेज़ों को मिल गया। और उस टाइम दोस्तों इसको पास या दस्तक जारी करने का अधिकार बोला जाता है। आगे अगर आप देखेंगे कि कंपनी की कर्मचारियों को भी किसी भी प्रकार का कर देने का जरूरी नहीं हुआ, है ना। ऐसे तो रूल में था कि अगर ईस्ट इंडिया कंपनी के कोई भी कर्मचारी व्यापार करते हैं तो उनको अपने निजी व्यापार के लिए कर देना पड़ेगा, लेकिन इसमें भी उसको छूट मिल गया। और अंग्रेज लोग ऐसे दस्तक और ऐसे पास जारी करते थे जिससे क्या होता था, कंपनी के व्यापारियों को और कंपनी के निजी व्यापार को फ़ायदा पहुँचे। तो इससे क्या हुआ, इससे यह हुआ कि हमारा भारतीय व्यापारी जो थे उनको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। और साथ में क्या हुआ, जो नवाब का जो खजाना था जो इन करों से भरता था वो भी भरना बंद हो गया। यही तो सबसे इम्पोर्टेंट कारण है। अब क्या होता है, इसके रीजन से ये शाही फरमान के रीजन से क्या होता है, बंगाल के नवाब जो होते हैं वो काफ़ी दुखी हो जाते हैं और मुग़ल सम्राट के खिलाफ हो जाते हैं। वो चाहते नहीं हैं कि अंग्रेज़ लोग आगे बढ़े। और क्यों चाहे भाई, हमारे देश में कोई विदेशी आकर, है ना, हमारे ऊपर ही राज करने लगे और हमारे लिए ही कानून बनाए। हम तो यहाँ के राजा हैं भाई, हमें कानून बनाने दो, तुम यहाँ पर बस रहो और हमारे नियमों को मानो और सिर्फ व्यापार करके चले जाओ। यही चाहते थे उस टाइम के राजा नवाब। ठीक है, नवाब कौन कौन थे, मुर्शिद कुली खां, सरफराज खां, शुजाउद्दौला, ठीक है, अलीवर्दी खां, इन सभी लोगों ने शाही फरमान के खिलाफ अंग्रेज़ों को दबाया था। चलिए वो भी मैंने लिखा है क्योंकि उसको तो आपको लिखना ही पड़ेगा। तो इसमें देखिए आपको क्या क्या लिखना पड़ेगा। पहला कि फरमान से क्या हुआ, कंपनी और बंगाल नवाब के बीच में झगड़े शुरू हो गए। फिर क्या होता है कि बंगाल की सरकार को राजस्व हानि होती है। फिर क्या होता है कि दस्तक जारी करने के अधिकार का दुरुपयोग होने लगता है। अंग्रेज लोग दस्तक जारी करने का अधिकार जो मिलता है उसका दुरुपयोग करता है। किस तरीके से, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के जो निजी व्यापार था, है ना, वो लोग क्या करता था, कर नहीं देते थे। क्या नहीं देते थे दोस्तों, कर नहीं देते थे। तो इन पॉइंट्स को आपको लिखना है। ठीक है, आपको लिखना है इन सारे पॉइंट्स को। फिर क्या, अब क्या हुआ कि अतः बंगाल के नवाब जो है शाही फरमान का विरोध करने लगे। कंपनी को दस्तकों का दुरुपयोग पर पाबंदी लगा दी गई और खजाने में एक मुश्त रकम देने के लिए मजबूर किया गया। मतलब अब ये जो बंगाल के नवाब मैंने जो नाम गिनाए, मुर्शिद कुली खां, सआदत खां, ठीक है, सरफराज खां, अलीवर्दी खां, इन लोगों ने क्या किया, अंग्रेज़ों पर पाबंदी लगा दिया कि नहीं भाई, तुमको बंगाल के क्षेत्र में तो हमारा जो रूल है उसको मानना पड़ेगा, हम जो कहेंगे वो करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि तुम कहोगे और मैं मानूंगा। यहाँ पर ऐसा होगा कि नवाब जो कहेगा वो आप मानोगे। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, अंग्रेजों के ऊपर भी दबाव बनना शुरू हो गया। तो अलीवर्दी खां तक जो था, जो ये जो शासक थे, ये लोग काफ़ी मजबूत थे, काफ़ी ताकतवर थे और अपने नियम कानून को मनवाने में अंग्रेजों का बाप थे। समझ गया ना, एकदम बाप थे ये लोग। इनके रहते अंग्रेज लोग वहाँ आगे बढ़ नहीं पाए, है ना, आगे बढ़ नहीं पाए। लेकिन अब क्या होगा
कि अलीवर्दी खां के मृत्यु के बाद, है ना, अलीवर्दी खां के बारे में थोड़ा देख लेते हैं, जान लेते हैं। अलीवर्दी खां का जो कार्यकाल था वो 1740 से लेके 1740 से लेके 56 तक था। ठीक है। एक्चुअल में क्या थे, अलीवर्दी खां बिहार का जो सूबेदार थे, बिहार का सूबेदार थे। एक युद्ध होता है गिरिया का युद्ध। इस गिरिया के युद्ध में वो बंगाल के नवाब सरफराज को मार देते हैं, उनको मार देते हैं और बंगाल पे अधिकार कर लेते हैं। ठीक है। इन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण कथन कही थी। इन्होंने कहा था कि यूरोपीय शक्ति जो हैं वो कौन है, यूरोपीय शक्तियां जो है वो एक मधुमक्खी के छत के समान है, मधुमक्खियों की तरह। अगर उन्हें ना छेड़ा जाए तो वो तो शहद देंगी, और यदि छेड़ दिया जाए तो वो काट काट कर हमें मार डालेगी। और ये बात बिल्कुल सही थी दोस्तों। सोचिए उस टाइम अलीवर्दी खां को कितना समझ थी, बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे थे कि अगर हम व्यापारियों को हमारे देश में रूल बनाने का, है ना, कानून बनाने का, दस्तक जारी करने का अधिकार दे दें तो वो तो हमारे ऊपर चढ़ जाएगा जी, है ना। तो अलीवर्दी खां इस चीज़ को नहीं करना चाहते थे। वो चाहते थे कि हमें ही उस पे अधिकार करने का मौका मिले। ठीक है। यह कथन याद रखिएगा, कभी कभी हो सकता है यह कथन किसने कहा ये पूछ दिया जाए। ठीक है। तो अलीवर्दी खां ने कहा था कि यूरोपीय शक्तियां जो है वो किसके समान है, मधुमक्खी के समान है। अब आएंगे वो राजा, है ना, जिसके कार्यकाल में प्लासी का युद्ध होता है। अब क्या होगा, मैंने कहानी तो बता दिया था कि अलीवर्दी खां जो थे उनका कोई भी बेटा नहीं था, उनकी केवल 3 बेटियां थी, और उनमें जो सबसे बड़ी बेटी थी उनका जो बेटा था वो थे सिराजुद्दौला। और यही सिराजुद्दौला के कार्यकाल में प्लासी की लड़ाई होता है। अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे तो सिराजुद्दौला कौन थे, सिराजुद्दौला अलीवर्दी खां का दोहित्र और उत्तराधिकारी था। ठीक है। यह युवा और जल्द क्रोधित हो जाने वाले शासक थे। इन्होंने अंग्रेजों को पुराने प्रथा के अनुरूप कर देने के लिए कहा। मतलब इन्होंने कहा कि जिस तरीके से बंगाल के नवाब मुर्शिद कुली खां के समय में आप कर दिया करते थे उस तरीके से हमें कर दिया कीजिए। 1757 के शाही फरमान के अनुसार आप काम नहीं करेंगे। ये बात, है ना, सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों को कही। लेकिन क्या अंग्रेज यह बात मान गए? नहीं, अंग्रेज इनकी बातों पे ध्यान नहीं दिए। ठीक है। अंग्रेजों ने इनके बातों पर ध्यान बिल्कुल नहीं दिया, लेकिन फ्रांसीसियों ने दिया था। अगर आप उस समय देखेंगे कि बंगाल के चंदन नगर, ठीक है, बंगाल का चंदन नगर में किसका साम्राज्य, कौन व्यापार करते थे दोस्तों? वो थे फ्रेंच। ठीक है, फ्रेंच। और वहीं पर अगर आप हुगली चले जाएं और कलकत्ता चले जाएं तो वहाँ पर कौन राज करते थे, कौन व्यापार करते थे ज़्यादा? वो थे अंग्रेज, है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी, EIC। ठीक है। ये 2 जगह का नाम आप नोट कर लेंगे अच्छे से। इन दोनों जगह से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये यहाँ पर जो है अंग्रेज जो है कलकत्ता में और फ्रेंच जो है फ्रेंच वाले चंदन नगर में, दोनों जगह एक काम किए। क्या काम किए? किलाबंदी किए, चारों तरफ से घेराव करने लगे, है ना। ये जो घेराव कर रहे थे यह भी एक बहुत बड़ा कारण था। ठीक है। अब आगे हम लोग देखते हैं क्या होता है। यही बात लिखी गई है दोस्तों कि कलकत्ता में फोर्ट विलियम की किलेबंदी अंग्रेजों ने शुरू कर दी। EIC ने चंदन नगर में बसे फ्रांसीसियों के साथ युद्ध की आशंका से आशंकित होकर, है ना, फोर्ट विलियम में किलेबंदी शुरू कर दी। उसी तरीके से चंदन नगर में फ्रांसीसियों ने शुरू कर दी। ठीक है। तो इसको देखकर सिराजुद्दौला को आया गुस्सा।
है ना, उन्होंने कहा कि आखिर मेरे ही देश में आप अपने लिए चारों तरफ किलेबंदी कर रहे हैं, तो ये तो सही बात नहीं है जी। मैंने तो आप लोगों को कहा कि आप हमें कर दो, है ना, आप हमें अपने व्यापार के जितने व्यापार करते हैं उसमें से कर देना है, और आप क्या कर रहे हो, चारों तरफ से अपनी सुरक्षा के लिए किलेबंदी कर रहे हो। तो यह बात जो है बिल्कुल जो सिराजुद्दौला थे नवाब, उनके कथनों के बिल्कुल अपोजिट काम कर रहे थे। तो फिर क्या हो गया कि मैंने बताया ना कि फ्रांसीसी जो थे वो तो इनका बात मान गए थे, लेकिन अंग्रेजों ने मना कर दिया था। अब जो है सिराजुद्दौला को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। मैंने बताया ना पहले कि ये जो राजा थे ये काफ़ी ज़्यादा गुस्से वाले थे, और ये युवा भी थे, तो इसको जोश बहुत आता था। आज तो सब फोड़ देंगे, है ना, सब फोड़ देंगे आज। तो इस तरीके से ये इन्होंने क्या किया कि सिराजुद्दौला बिना सोचे समझे और बिना किसी प्लान के ये अंग्रेजों का किला को ध्वस्त करने के लिए चल पड़े, कलकत्ता की तरफ चल पड़े। ठीक है, सबसे पहले इन्होंने क्या किया, कासिम बाजार, जो उस टाइम का बहुत बड़ा बाजार हुआ करता था, कासिम बाजार, वहाँ से अंग्रेज लोगों को भगा दिया, अंग्रेज फैक्ट्रियों में कब्जा कर लिया। फिर क्या होता है, यह जो है धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और 20 जून 1756 को फोर्ट विलियम पर अधिकार कर लेते हैं। कब कर लेते हैं? 20 जून 1756 को फोर्ट विलियम, जो कि कलकत्ता में था, अंग्रेजों का व्यापारिक कोठी था, है ना, वहाँ पर अधिकार कर लेता है। उस टाइम अंग्रेज का जो अधिकारी होते हैं उसका देखभाल करने के लिए, है ना, वो उनका नाम था ड्रेक। ठीक है, और ये क्या करता है, वहाँ से भाग निकलता है, लेकिन कुछ अंग्रेज जो है पकड़े जाते हैं, और यह लगभग माना जाता है कि 146 अंग्रेज को पकड़ के एक छोटी सी कोठी, ओनली 14/18 की कोठी में, 14/18 के रूम में 140 व्यक्तियों को कैद कर दिया जाता है। अब आप सोचिए 140 व्यक्ति जो है इतने छोटे से क्षेत्र में कैसे रहेगा, हम और आप भी नहीं रह पाएंगे। तो उस टाइम जो है, और ये क्या था एक्चुअल में, ये जो रूम था ना वो माल गोदाम था। उस माल गोदाम में इन लोगों को ठूस ठूस कर भर दिया। अगली सुबह जब इन लोगों को निकाला गया ना, अगली सुबह जब इन लोगों को निकाला गया तो 140 व्यक्तियों में ओनली 23 व्यक्ति ऐसे थे जो बच गए थे। ओनली 23 व्यक्ति ऐसे थे जो बच गए थे। इतिहास में इसी घटना को दोस्तों, इसी घटना को इतिहास में काल कोठरी की त्रासदी बोला जाता है, ब्लैक होल ट्रेजेडी कहा गया। क्या कहा गया? ब्लैक होल ट्रेजेडी। इस घटना ने अंग्रेजों को बहुत चोट पहुंचाया और वे लोग यहाँ से भाग गए और जो है अपने समुद्री इलाकों में जो क्षेत्र थे, जो व्यापारिक क्षेत्र थे, वहाँ पर जाके छुप गए। फिर धीरे धीरे इन्होंने क्या किया कि मद्रास में जो अंग्रेज अधिकारी रहते थे, जहाँ की नौसेना काफ़ी मजबूत थी, जहाँ की सैन्य टुकड़ी काफ़ी मजबूत थी, जिन्होंने दक्षिण भारत में कर्नाटक के युद्ध में, है ना, फ्रांसीसियों को हराया था, उन लोगों को निमंत्रण दिया गया कि आप लोग बंगाल आइए और यहाँ पर नियंत्रण स्थापित कीजिए। तो उसी बीच क्या हुआ दोस्तों, ये जो सिराजुद्दौला जी थे, है ना, इनका दिमाग जो है ना उस टाइम बिल्कुल काम नहीं किया। उन्होंने सोचा कि अब तो अंग्रेज भाग गए, और फिर वो क्या करते हैं, कलकत्ता छोड़कर वो अपने राजधानी को लौट जाते हैं। अब यहाँ पर भी कहानी होना शुरू हो जाता है। इसी बीच क्या होता है कि जो यूरोपीय यानी कि अंग्रेज के जो अधिकारी होते हैं, जो अभी कलकत्ता के आसपास के इलाकों पे छुपे पड़े हैं,
वो बंगाल के शासक का जो इर्द गिर्द वाले आदमी होते हैं, जो इर्द गिर्द वाले आदमी होते हैं, उन लोगों से दोस्ती करना शुरू करता है। ठीक है, तो काल कोठरी की त्रासदी के बाद की घटना हम बता रहे हैं। देखिए दोस्तों, इसका जो है ना, इसमें एक छोटा सा एक मैंने वर्णन किया है कि जो भारत के इतिहासकार होते हैं, उस टाइम की जो भारत के इतिहासकार होते हैं, वो इन बातों को नहीं मानते हैं कि ऐसा कोई घटना घटा भी था। ठीक है, लेकिन एक अंग्रेज ही होते हैं जो उस बचे हुए 23 व्यक्तियों में से एक होते हैं। शायद नाम हॉलमैन होता है, हॉलमैन, हाँ हॉलमैन ही होता है। ठीक है, हॉलमैन नाम होता है उसका। क्या नाम होता है दोस्तों? हॉल नेम होता है ना। ऐसे ही होल नेम कुछ है, हॉलमैन या वॉलमैन, हॉलमैन ही है। तो उन्होंने इस बात का जिक्र जरूर किया है। ठीक है, लेकिन हमारे उस टाइम जो बंगाल के इतिहासकार थे, जो कवि थे, उन लोगों ने इस घटना से बिल्कुल मना किया है कि ऐसा नहीं हुआ था। अब जो भी बातें हैं कहीं तो लिखी गई है और ऐसा हो भी सकता है दोस्तों। ठीक है, फिर आगे क्या होता है ये मैंने बता दिया कि सिराजुद्दौला जो है अपना राजधानी कलकत्ता, अपना राजधानी लौट जाता है, कलकत्ता को छोड़ देता है। ठीक है, और फिर उधर क्या, मैंने फिर ये भी बता दिया कि अंग्रेज जो थे ना, मद्रास में अपने अधिकारियों को सूचित करता है तथा नौसेना और सैन्य टुकड़ी मांगता है, वहाँ का कमान। हाँ, ये देखिए, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट फिर से आता है कि कमान जो है ना, वो तुम्हारा मद्रास में किसके हाथों में होता है? लॉर्ड क्लाइव के हाथ में होता है। लॉर्ड क्लाइव ये वही व्यक्ति थे जो कर्नाटक के दूसरा युद्ध में भी थे। उस टाइम दोस्तों वो मात्र एक क्लर्क था, लेकिन अपने क्षमता के बल पर वो अधिकारी बने थे। ठीक है ना, डुप्ले को हराने में इसका बहुत बड़ा हाथ था। फ्रांसीसी डुप्ले है ना, उसको हराने में भी इसका बहुत बड़ा हाथ था। इसकी कूटनीति, इनका दिमाग इतना चलता था, लॉर्ड क्लाइव का इतना दिमाग चलता था कि युद्ध क्षेत्र में भी है ना पासा पलटने का मद्दा रखता था। ठीक है, चलिए, तो ये तो मैंने बता दिया कि ये जो है छोटे क्लर्क अधिकारी थे, बाद में अपनी क्षमता की मदद पर जो है ईस्ट इंडिया कंपनी में एक अधिकारी बनते हैं। इसी बीच कलकत्ता के अधिकारी नवाब के प्रमुख लोगों के साथ साजिश और गद्दारी का ताना बाना बुनते हैं, और यही काम जो है उसको सबसे ज़्यादा देता है मैदान के क्षेत्र में। मैदान के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा जो अंग्रेज़ों का साथ देता है वो होता है दोस्ती नवाब के इर्द गिर्द वाले लोगों के साथ। उसमें जो प्रमुख व्यक्ति थे जिनके साथ अंग्रेज दोस्ती करना चाहते थे और उनका दोस्त बने भी, वो थे सबसे प्रमुख व्यक्ति मीर जाफ़र। मीर जाफ़र मैंने बताया ना, तो पहले बताया था कि यह नाम जो है प्लासी की लड़ाई में बहुत इंपॉर्टेंट है, मीर जाफ़र। ये देखिए दोस्तों, सिराजुद्दौला का सेनापति होता है, मीर बख्शी बोला जाता है ना, मीर बख्शी सेनापति होता है। फिर कलकत्ता का एक अधिकारी होता है मानिक चंद, अमी चंद धनी व्यापारी होता है, जगत सेठ एक बैंकर होता है, और खादिम खान है ना नवाब की सेना में एक बड़ी टुकड़ी का है ना वो क्या होता है, अधिकारी होता है, खादिम खान। तो इन पांचों नाम को भी आप ऐड करेंगे, प्लासी की लड़ाई जब भी पूछा जाएगा इन पांचों का भी नाम ऐड करेंगे, मीर जाफर, मानिक चंद, अमी चंद, जगत सेठ और खादिम खान। जैसे ही आप इन नामों का चर्चा करेंगे ना दोस्तों, आपको पक्का है कि मार्क्स मिलेंगे। ये पॉइंट्स ही इस युद्ध से संबंधित है। आगे हम लोग क्या देखते हैं कि जब लॉर्ड क्लाइव कलकत्ता आ जाते हैं तो फरवरी 1757 ईस्वी में लॉर्ड क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में एक संधि होती है। उस संधि का नाम जो है वो क्या है, अलीनगर संधि। उस संधि का नाम क्या है, अलीनगर संधि। लेकिन इस संधि से जो है जितने भी दोस्ती लॉर्ड क्लाइव ने कर रखी थी है ना, उनमें प्रमुख व्यक्ति कौन कौन थे, मीर जाफर थे है ना। तो
इन लोगों ने, मीर जाफर हो गया, जगत सेठ हो गया, ठीक है, अमीर चंद हो गया, ये बिल्कुल इस संधि के खिलाफ थे, ठीक है। इसमें एक्चुअल में क्या होता है, इस संधि में लॉर्ड क्लाइव, है ना, लॉर्ड क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में यह संधि होती है कि लॉर्ड क्लाइव जो है या फिर अंग्रेज जो है ईस्ट इंडिया कंपनी सरकार को कर देगी, है ना, कर देगी, ठीक है, ये बात हुई थी। तो इन सब के खिलाफ हो जाते हैं यही 4 नाम जो मैंने अभी बताया, 5 नाम, है ना, मीर जाफर, मानिक चंद, अमीर चंद, जगत सेठ, खादिम खान। ये सब तो नवाब को हराना चाहते थे, ये सब तो नवाब को हटाना चाहते थे, ठीक है। तो इस संधि से जो होता है ना, अंग्रेज और लॉर्ड क्लाइव के बीच में, सॉरी, अंग्रेज के लॉर्ड क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में दोस्ती हो जाती है, एक तरीके से देखा जाए, ठीक है। संधि होने का मतलब क्या होता है, दोस्ती ही हो जाना। तो फिर क्या होता है, इन लोगों के गुस्सेपन से लॉर्ड क्लाइव को काफ़ी फायदा होता है। लॉर्ड क्लाइव बिल्कुल नहीं चाहते थे कि नवाब जो है सिराजुद्दौला ही बन के रहे, तो उन्होंने एक षड्यंत्र रखा, है ना, षड्यंत्र रचा, किससे मिलके, मीर जाफर जो उसका सेनापति था, सिराजुद्दौला का सेनापति था, उसके साथ मिलके इन लोगों ने षड्यंत्र रचा कि मीर जाफर जो है, अगर हम लोग सिराजुद्दौला को हरा देते हैं तो नवाब बनेंगे, मीर जाफर जो है नवाब बनेंगे। और फिर क्या है, जब मीर जाफर नवाब बन जाएंगे, मीर जाफर जब नवाब बनेंगे तो कंपनी को क्या करेगा, वो राजस्व देगा, है ना, राजस्व देगा वो। अब थोड़ा हम लोग क्या करेंगे ना, लॉर्ड क्लाइव के बारे में पढ़ लेते हैं। ये भी चूँकि बहुत इम्पोर्टेंट अधिकारी था, इसी के समय में यही व्यक्ति थे जिन्होंने अपने नेतृत्व में प्लासी की लड़ाई में सिराजुद्दौला को हराए थे। तो उस चीज़ को हम लोग देख लेते हैं। लॉर्ड क्लाइव जो था एक्चुअल में एक क्लर्क बनकर भारत में आया था, फिर धीरे धीरे दूसरा कर्नाटक का युद्ध में और तीसरा कर्नाटक का युद्ध में फ्रांसीसियों को हराने में इसका महत्वपूर्ण हाथ रहा, और उसी समय जो है इनको अधिकारी बना दिया गया। और ये जब बंगाल आए तो प्लासी की लड़ाई में भी इन्हीं के द्वारा नेतृत्व किया गया। तो देखिए, लॉर्ड क्लाइव को भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है ना, ब्रिटिश साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इसको जो है जन नेता सैनिक के रूप में भी जाना जाता है, यानी कि सैनिकों के बीच में ये बहुत ज़्यादा फेमस हुआ करते थे। बंगाल में लुटेरा राज का संस्थापक भी लॉर्ड क्लाइव ही थे। फिर अंग्रेज सैनिकों के बीच में जो है ना युद्ध होता है, उसको भी दबाने का काम जो है लॉर्ड क्लाइव ने किया। उसको श्वेत विद्रोह बोला जाता है। उसको क्या बोला जाता है? श्वेत विद्रोह बोला जाता है। फिर आप देखेंगे कि प्लासी का जो युद्ध होता है उसमें तो ये नेतृत्वकर्ता थे ही। और फिर इनका कार्यकाल बंगाल का गवर्नर के रूप में भी हुआ। पहली बार जब गवर्नर बने तो 1758 से 1760 ईस्वी में, और दूसरी बार जब बने तो ये थे यह डेट था 1765 से लेके 67 ईस्वी तक। फिर जब बक्सर का लड़ाई होता है, बक्सर का लड़ाई इलाहाबाद की संधि वहाँ पर होती है, और उस इलाहाबाद की संधि में शाह आलम द्वितीय के साथ ये संधि करते हैं, ठीक है। और उससे भी क्या होता है ना, बक्सर की लड़ाई 1764 में जो होती है उसी का संधि जो है इलाहाबाद की संधि है, और उससे भी अंग्रेज़ों को सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है। और पूरे भारत में, पूरे मुग़ल साम्राज्य में जो है ना, उनको व्यापार करने का अधिकार मिल जाता है, और वो भी दीवानी राइट्स मिल जाती है। उसको हम लोग पढ़ेंगे, है ना, 1764 में बक्सर की लड़ाई के समय में पढ़ेंगे। जस्ट इसके नेक्स्ट क्लास में वही मैं पढ़ाऊँगा। और आगे देख लेते हैं।
क्या होता है। तो मैंने ये सारी बातें बता दिया कि किस तरीके से अंग्रेज़ों ने मीर जाफ़र, अमीन चंद, है ना, मानिक चंद, खादिम खान, इन सबको अपने तरफ मिला लिया। और फरवरी 1757 में क्या करता है, एक संधि भी करता है सिराजुद्दौला के साथ। लेकिन तब भी बात नहीं बनती, क्योंकि इनका जो सहयोगी था ईस्ट इंडिया कंपनी का, जो नवाब के इर्द गिर्द रहने वाले लोग थे, वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और इसी बात का फ़ायदा लॉर्ड क्लाइव उठा लिया, है ना। अब स्थिति जो है पूरा युद्ध की बन गई। अब सिराजुद्दौला के साथ क्या हो रहा होता है कि उत्तर पश्चिम क्षेत्रों में अफगानों का आक्रमण होता रहता है और इधर पश्चिम की तरफ से मराठा लोग जो है बंगाल के ऊपर आक्रमण करते रहते हैं। तो उन दोनों से ही बचाव करने में सिराजुद्दौला की हालत पतली रहती है। और उसी बीच क्या करता है, ये सभी लोग षड्यंत्र रचकर बंगाल में आक्रमण कर देता है। तो जैसे ही कलकत्ता से धीरे धीरे लॉर्ड क्लाइव अपने सैनिकों के साथ आगे बढ़ता है, तो उधर से जब सिराजुद्दौला अपनी राजधानी से चलते हैं, तो बीच में एक क्षेत्र आता है नदिया डिस्ट्रिक्ट में, आज के नदिया डिस्ट्रिक्ट में एक क्षेत्र आता है जो आज भी, पहले का जो प्लासी है आज भी प्लासी ही है उस क्षेत्र का नाम, है ना। वहाँ पर इनका भिड़ंत होता है, वहाँ पर आम का बगीचा होता है, ठीक है, आम का बगीचा वहाँ पर होता है। तो ये जो लड़ाई लड़ी जाती है उसका डेट बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, उस डेट को याद रखिएगा। ये डेट कब है, यह डेट है आपका 23 जून 1757, 23 जून 1757, ठीक है। इस डेट को एकदम याद रखिएगा, यही तो सबसे इम्पोर्टेंट डेट। अगर आप याद नहीं रखेंगे तो आप प्लासी की लड़ाई को लिखेंगे क्या, ठीक है। तो प्लासी की लड़ाई जो है 23 जून 1757 को होती है। किसके किसके बीच में होती है, तो बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला तथा दूसरे तरफ जो होते हैं अंग्रेज अधिकारी लॉर्ड क्लाइव के नेतृत्व में EIC कंपनी रहती है। और उसका जो साथ देता है ना, वो बेसिकली मीर जाफ़र, है ना, मानिक चंद, उसके बाद फिर खादिम खान और अमीन चंद, ये सभी लोग देते हैं, ठीक है। तो देखिए सिराजुद्दौला को इस बात की भनक तक नहीं लगती है कि मीर जाफ़र जो उसका सेनापति है वो अंग्रेजों के साथ मिला हुआ है, ठीक है। और सिराजुद्दौला के पास सैनिक तो कम नहीं थे, उसके पास बहुत ज़्यादा सैनिक थे, उसके पास 50,000 सैनिक थे दोस्तों। और अंग्रेजों के पास कितना था, मुश्किल से 4-5 हज़ार सैनिक थे, वो भी सभी को मिला के इधर उधर से, ठीक है। लेकिन गद्दारों के रीजन से, विश्वासघातियों के रीजन से, है ना, सिराजुद्दौला को क्या होता है, मैदान छोड़कर भागना पड़ता है। फिर भी 2 नाम और याद रखिएगा, यह नाम था मोहनलाल और दूसरा नाम है मीर मदान। ये हमेशा से ही नवाबों के साथ में रहा और इन्हीं की सैन्य टुकड़ियाँ थी जो सबसे ज़्यादा लड़ाई लड़ा युद्ध में। और इन लोगों ने ऐसा लड़ा कि लॉर्ड क्लाइव को भी छुपने पर विवश कर दिया था आम के पेड़ों के पीछे पीछे, ठीक है। तो इन दोनों नाम को आप याद रखेंगे, इन दोनों नाम को आप लिखेंगे। मोहनलाल एवं मीर मदान की सैन्य टुकड़ी जो होती है वीरता से लड़ते हैं, नवाब के साथ देते हैं। अब सिराजुद्दौला को तो ये पता चल गया युद्ध के क्षेत्र में कि मीर जाफ़र तो लड़ाई लड़ेगा नहीं, है ना, वो तो अंग्रेज़ों का साथ देने लगा है। तो फिर क्या होता है कि सिराजुद्दौला वहाँ से भाग खड़े होते हैं। लेकिन मीर जाफ़र का जो बेटा होता है मीरन, मीर जाफ़र का बेटा कौन है, मीरन, वो क्या करता है, उसको पकड़ लेता है और उसकी हत्या कर देता है। तो बंगाल के कवि नवीन चंद्र सेन के अनुसार प्लासी के युद्ध के बाद भारत के लिए शाश्वत दुख की काली रात का आरंभ हुआ था। यह बंगाल का कवि जो थे नवीन चंद्र सेन, इन्होंने कहा कि भारत के लिए शाश्वत दुख की काली रात है ये। प्लासी का युद्ध के बाद का जो स्थिति था उसको देखकर इन्होंने कहा कि यह भारत के लिए शाश्वत दुख की काली रात है।
ठीक ना, वाकई में था दोस्तों, वाकई में था। अब फिर हम लोग क्या देखेंगे कि प्लासी का युद्ध के बाद, है ना, प्लासी का युद्ध खत्म हो गया, 23 जून 1757 को संपन्न हुआ, और उसके बाद सिराजुद्दौला भाग खड़ा हुआ, उसको मीरन ने मार दिया, है ना, कहानी खत्म हो गया। मीर जाफर क्या हो गया, बंगाल का नवाब बन गया शर्तों के अनुसार, ठीक है ना। तो इससे अंग्रेजों को क्या क्या लाभ मिला, तो उन पॉइंटों को हम लोग देख लेते हैं। पहला पॉइंट है, कलकत्ता के पास 24 परगना की जमींदारी पूरा पूरा मिल गया। 24 परगना आज भी है वहाँ पर क्षेत्र, तो 24 परगना जो है सबसे ज़्यादा उपजाऊ भूमियाँ थी वहाँ पर उस टाइम, है ना, सबसे ज़्यादा कृषि होता था। तो वहाँ से क्या हो गया, उसको जमींदारी ही मिल जाती है ईस्ट इंडिया कंपनी को। फिर क्या होता है कि उनको बंगाल, बिहार और उड़ीसा में मुक्त व्यापार का अधिकार भी मिल जाता है। निजी व्यापार में भी कर का छूट मिल जाता है। अब मीर जाफर को तो अंग्रेज ने मना लिया ना, और उनका साथ भी दिया, तो ये सारी बातें उनको मिल जाती है। फिर क्या, रिश्वत के रूप में रकम भी बहुत बड़ी बड़ी मिलती है। देखिए दोस्तों, केवल लॉर्ड क्लाइव को जो है ना, लॉर्ड क्लाइव को उस टाइम जो है 20 लाख रुपया मिलता है। फिर क्या होता है कि कलकत्ता पे जो हमला किया था ना, कौन किया था, सिराजुद्दौला ने जो कलकत्ता पे हमला किया था, और उसके बाद वहाँ पर काल कोठरी की त्रासदी, ब्लैक वॉल ट्रेजेडी में जो इतने लोग मारे गए थे, उसके एवज में जो है अंग्रेजों ने हरजाना लिया। और वो हरजाना कितना था दोस्तों, 1,77,00,000, 1,77,00,000 रुपया जो था हरजाना देना पड़ा उनको। तो मीर जाफर इन सभी को इतना पैसा दिया कि ये लोग मतलब उसको कैलकुलेट भी ना कर पाए। कहा जाता है कि लॉर्ड क्लाइव ने इसका जो आकलन किया तो वो 3 करोड़ रुपया से भी ज़्यादा था, उस टाइम का 3 करोड़ से भी ज़्यादा था। अब देखते हैं इसका लास्ट पॉइंट रहेगा दोस्तों कि इस युद्ध का प्रभाव भारत पे क्या पड़ा और उसका महत्व क्या रहा। तो अगर इसको हम बहुत ध्यान से देखेंगे तो यह मिलता है कि शेष भारत पर जो विजय है, विजय का खर्च अंग्रेजों को मिल गया। इससे अंग्रेज जो है अब पूरे भारत पे भी साम्राज्य स्थापित कर सकता था, इतना खजाना मिला, अभी मैंने थोड़ा देर पहले बताया। और फिर अंग्रेजों को प्राप्त धन जो है विशाल सेना खड़ा करने में भी मदद मिला। अब अंग्रेजों ने इतना विशाल सेना खड़ा कर लिया कि सामने वाला राजा ही डर जाए। फिर क्या हुआ, लूटपाट का अधिकार भी बंगाल में और पूरे भारत में मिल गया इसको। फ्रांसीसियों और डचों को मौका नहीं मिला, आगे बढ़ पाए वो, है ना, वो अब पीछे रह गए, तो पीछे रह गए। फिर इसी समय जो होता है, अंग्रेजों ने सोने के ऊपर अपना ध्यान दिया, सोना, गोल्ड के ऊपर, और पूरा सोना जो है भारत से लूट के लेकर जाने लगे। कंपनी का पूरा लालच बढ़ गया था, है ना। फिर क्या हुआ, पूरे भारत में व्यापार मार्ग का रास्ता बिल्कुल क्लियर हो गया था, पूरा क्लियर हो गया था। तो इसे अब हम लोग क्या समझते हैं दोस्तों, अब क्या लिख सकते हैं, अब इसका कंक्लूजन दे सकते हैं कि हम कह सकते हैं कि ऐसे युग की स्थापना हुई जिसमें आर्थिक क्षेत्र में नैतिक शोषण के क्षेत्र, मतलब नैतिक शोषण अधिक होना शुरू हो गया था। आर्थिक शोषण और नैतिक शोषण होना शुरू हो गया था। राजनीतिक रूप में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थिति बिल्कुल स्पष्ट हो गई, है ना, और मजबूत हो गई। और बंगाल फिर क्या हुआ, कभी भी स्वतंत्र नहीं हुआ। बंगाल कभी भी स्वतंत्र नहीं हुआ। तो दोस्तों, इस लड़ाई से हम यही समझे कि भारत के लोग, यानी कि या फिर बोले ना, भारत में जैसे जयचंद तूने देश को बर्बाद कर दिया का कहते हैं ना, तो जयचंद कौन था, एक विश्वासघाती था, है ना। उसी तरीके से सिराजुद्दौला को मीर जाफर ने, है ना, विश्वासघात किया, उसके साथ विश्वासघात किया। इस रीजन से सिराजुद्दौला हार जाता है, नहीं तो अंग्रेज सिराजुद्दौला को नहीं हरा पाते। ठीक है दोस्तों, ये टॉपिक था
जो प्रश्न था उसको मैंने बहुत अच्छे तरीके से लिखने का प्रयास किया, और मेरा मानना है कि आप सभी को इस पे बहुत अच्छे तरीके से आंसर शीट लिखने में, आंसर इसका देने में इस प्रश्न को मदद मिलेगी। ठीक है, तो आगे आप इसको अच्छी तरीके से ये जो PDF है ना, इसको आपको हम प्रोवाइड करा देंगे टेलीग्राम चैनल में। ठीक है, तो मेरा कहना है दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो बहुत पसंद आ रहा है, आपको लगता है कि हम इस आपको बहुत अच्छे तरीके से जानकारी दे पा रहे हैं, तो प्लीज़ आप मेरा वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और स्टडी फॉर गोल्स का एप्लीकेशन दोस्तों आप ज़रूर से ज़रूर डाउनलोड कर लीजिए। JPSC 2024 के मेंस का एग्ज़ाम के लिए हमारे रंजीत सर जो हैं पेपर 2 में खोटा को लेकर आ रहे हैं, है ना। खोटा से जो भी क्वेश्चन, आप जानते हैं रंजीत सर खोटा कितना अच्छा पढ़ाते हैं, है ना। अगर आपको खोटा टॉपिक को पढ़ना है, अगर आप चाहते हैं कि खोटा में आप बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आएँ, तो रंजीत सर के साथ जुड़िए, है ना। स्टडी फॉर गोल्स का एप्लीकेशंस को अपने मोबाइल में डाउनलोड कीजिए, और आपको जो भी कोर्स चाहिए वहाँ से परचेज़ कीजिए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। जय हिंद।